नमस्कार साथियों, डीएम इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि और आने वाली क्लासेस में आपके साथ लगातार लाता रहूं। आज हम जो चैप्टर डिस्कशन करेंगे वो है पार्ट टू, यानी कि मिडिवल इंडिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, यानी कि जो हमारे सेकंड पार्ट है पार्ट टू इन हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का जो हम पार्ट टू के अंदर जो पहला चैप्टर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है, चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि ट्रैवलर्स के थ्रू हम किस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री को यानी कि मिडिवल टाइम पीरियड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे थ्री ट्रैवलर्स के बारे में। एक अल-ब्रूनी, दूसरा इब्न बतूता और तीसरा जो है वो है फ्रांसवा बर्नियर। तो चलते हैं अपनी क्लास में। तो चलते हैं दोस्तों, अब की बार 90 पार। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ट्रेवलर्स के बारे में। द ट्रेवलर्स अकाउंट रिकंस्ट्रक्ट द इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम द 10 to 17 सेंचुरी, यानी कि 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक किस तरीके से ट्रैवलर भारत के इतिहास को एक्सप्लेन करते, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स केम फ्रॉम द वास्टली डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि ज्यादातर जितने भी ट्रैवलर्स आए वो अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक इन्वायरमेंट से अलग आए। और हेंस दे वर मोर अटेंटिव टू एवरीडे एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस, यानी कि वो और ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं जब वो भारत की एवरीडे एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं और भारत की जो प्रैक्टिस थे, जो रीति रिवाज थे, जो कस्टम थे, उसको सीरियस होकर स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें देयर डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव मेक देयर अकाउंट्स इंटरेस्टिंग, यानी कि उनका जो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव था ये भारत के इतिहास को जानने में और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे देयर अकाउंट डील्स विद द अफेयर्स ऑफ द कोर्ट, यानी कि इनके जो अकाउंट से वो डील करते हैं किसे, अफेयर ऑफ द कोर्ट, यानी कि दरबार के मामले के जो मामले होते थे, यानी कि दरबार से संबंधित जितने भी मुद्दे होते थे इनके बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं। इसके अलावा रिलीजियस इशू, कौन कौन से धार्मिक मुद्दे थे। इसके अलावा आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि स्मारक और जितने भी कलाकृति से संबंधित फीचर्स होते थे उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं अल-ब्रूनी के बारे में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अल-ब्रूनी से रिलेटेड है। अल-ब्रूनी किस तरीके से भारत के इतिहास को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अल-ब्रूनी, जहां से एमसीक्यू में से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। कहाँ कहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पूछता है आपसे अल-ब्रूनी और उसका जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था। वो हुआ था 973 सी के अंदर। और एक्चुअल में ये कहाँ के थे, ये थे ख्वारिज्म, जो आज का उज्बेकिस्तान है। प्रेजेंट डे में देखें तो ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। ही वॉज द लर्नड, वो बहुत लर्नड थे, मतलब वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। एंड वेल वर्स इन सेवरल लैंग्वेज, और कई भाषा के ज्ञानी थे। सच एज, जैसे सीरिया भाषा हुई, अरेबिक हुई, पर्शियन हुई, हिब्रू हुई और संस्कृत, ये कई सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। ठीक है ना। क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया था ना, तो आक्रमण करने के दौरान ये अपने साथ किसको लेके गए थे, किसको, अल ब्रूनी को, इंडिया में। लेकिन अल ब्रूनी को लेकर आई ये ख्वारिज्म से, जब उन्होंने 1017 में ख्वारिज्म पर अटैक किया, यानी कि उज्बेकिस्तान पर। तो महमूद गजनी इन्वेडेड ख्वारिज्म इन 1017, यानी कि 1017 के अंदर जब इन्होंने अटैक किया ख्वारिज्म पर। ही ब्रॉट अल ब्रूनी विद हिम टू गजनी, और ये अपने साथ गजनी लेकर आए थे अल ब्रूनी को। और अल ब्रूनी बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ अल ब्रूनी के साथ साथ वे कई सारे विद्वानों को ख्वारिज्म से, यानी कि उज्बेकिस्तान से जीत कर लेकर आए भारत में। और इस तरीके से अल ब्रूनी भारत में लेकर आए, और यानी कि ये अपने साथ गजनी लेके गए। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन द पंजाब बिकेम, यानी कि व्हेन द पंजाब बिकेम पार्ट ऑफ गजनविद एम्पायर, यानी कि जब पंजाब गजनी का हिस्सा बना, यानी कि अलबरूनी हु आल्सो अलाउड, यानी कि फॉलो द गजनी एंड सेटल्ड देयर। और यहाँ पर ही क्या हुआ, महमूद गजनी भी क्या करते हैं, जैसे ही पंजाब क्या किया जाता है, महमूद गजनबी का हिस्सा बन जाता है, इसके बाद अलबरूनी यहाँ पर आते हैं। और अलबरूनी यहाँ पर आने के बाद सेटल हो जाते हैं। और वेयर ही गॉट अ चांस टू लर्न इंडियन टेक्स्ट, और यहाँ पर आने के बाद, इनके पंजाब में आने के बाद वो भारत के ग्रंथों को स्टडी करते हैं। और इसके अलावा वो इंडियन रिलीजन, भारतीय धर्म, भारतीय फिलोसफी को समझते हैं। और ही केम टू कॉन्टैक्ट विद द लोकल संस्कृत स्कॉलर, के बाद वो भारत के जो लोकल संस्कृत के स्कॉलर्स थे उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अलबरूनी ने एक बुक लिखी थी, जो एमसीक्यू के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है कि अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी। तो अलबरूनी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था किताब उल हिंद, जिसे तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे।
दूसरा हम देखें कि किताबुल हिंद जो थी वो जो ये लिखी गई थी किसमें, अरेबिक लैंग्वेज में। तो कौन सी भाषा में थी, ये अरेबिक लैंग्वेज में थे। और वाज डिवाइडेड 80 चैप्टर, और ये 80 चैप्टरों के अंदर डिवाइड थी, यानी कि 80 चैप्टरों के अंदर किताबुल हिंद या तहकीक के अंदर लिखी गई थी, जिसमें 80 चैप्टर। इन 80 चैप्टरों के अंदर क्या क्या टॉपिक्स थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो था, इट डील द सब्जेक्ट सच एज द रिलीजन, ये धर्म से संबंधित है, फिलोसफी दर्शन से संबंधित है, फेस्टिवल त्योहारों से, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, एल्केमी मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड थे, मैनर्स एंड कस्टम यानी कि किस तरीके के रीति रिवाज थे, सोशल लाइफ सामाजिक जीवन कैसा था लोगों का, वेट एंड मेजरमेंट यानी कि भार और मापतोल किस तरीके से भारत में किया जाता था। और इसके अलावा आइकोनोग्राफी मतलब स्कल्पचर यानी कि मूर्तियों के बारे में भी ये बताते हैं, मूर्ति मतलब यहाँ के स्कल्पचर के बारे में भी बताते हैं, स्कल्पचर। ठीक है। तो ये कई सारे चैप्टरों के अंदर इनके 80 टॉपिक्स के अंदर ये बटी हुई किताब थी, जिसका नाम था किताब उल हिंद। इसमें लॉ एंड मेट्रोलॉजी भी शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अल बुरुनी वॉज अडॉप्टेड अ मैथमेटिकल अप्रोच। अल बुरुनी ने जब भारत में स्टडी करी तो उन्होंने एक मैथमेटिकल अप्रोच को अडॉप्ट किया। He began each chapter with a question followed, यानी कि इन्होंने हर चैप्टर को शुरुआत किया एक मैथमेटिकल वे में, एक क्वेश्चन मेथड के थ्रू, एंड डिस्क्रिप्शन विद अ कंपैरिजन ऑफ कल्चर। और उन्होंने क्या करा, कल्चर को कंपैरिजन करते हुए, यानी कि जहां से ये आए थे यानी कि मध्य एशिया के कल्चर से इन्होंने कंपैरिजन करते हुए भारत के कल्चर को स्टडी किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्कॉलर्स व्यू दिस मेथड इज अ रिजल्ट ऑफ द मैथमेटिकल ओरिएंटेशन, यानी कि कई सारे स्कॉलर्स बताते हैं कि भाई जो रिजल्ट था वो किसका था, मैथमेटिकल ओरिएंटेशन का था, जो अप्रोच इन्होंने भारत को समझने में लगाई अलबरूनी ने। नेक्स्ट हम देखेंगे अलबरूनी के सामने क्या बैरियर्स थे, अलबरूनी ने यानी कि द बैरियर्स दैट अलबरूनी ऑब्जर्व, यानी कि क्या क्या समस्याएं थी अलबरूनी के सामने, क्या क्या रुकावटें थी टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज को समझने में। तो सबसे पहले हम देखेंगे द फर्स्ट बैरियर वाज द लैंग्वेज। सबसे पहला जो बैरियर था वो थी भाषा, क्योंकि ये संस्कृत भाषा यहाँ के लोग बोलते थे, संस्कृत भाषा कहीं ना कहीं इनके लिए चैलेंजिंग रही। द संस्कृत वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन, जो संस्कृत भाषा थी वो अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, बहुत ज्यादा वेरी करती थी। द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट कुड नॉट बी इजीली, और जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट थे वो बहुत आसान नहीं थे, ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, यानी कि एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। दिस इज द फर्स्ट बैरियर फॉर द बुरुनी। अलबुर्नी के लिए पहला बैरियर था। अलबुर्नी के जो दूसरा बैरियर था वो था, अलबुर्नी आइडेंटिफाइड वाज द डिफरेंट रिलीजन बिलीफ्स, यानी कि उन्होंने एक अलग धर्म को देखा, अलग प्रकार की धर्म की प्रथाओं को देखा, रीति रिवाज को देखा। ये भी अलबुर्नी के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा, यानी कि प्रॉब्लम रही। तीसरी जो बैरियर था इनके सामने वह सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली इंसुलरिटी ऑफ द लोकल पीपल, यानी कि जो लोकल पीपल थे वो बहुत ज्यादा इंसुलरिटी थे, मतलब अपने ही धर्म में लिप्त रहते थे, अपने रीति रिवाजों में, अपने कस्टम में, और ही डिपेंडेंट मेनली ऑन द वर्क ऑफ ब्राह्मण्स, और ये वर्ग जो ब्राह्मण्स थे उन पे ही डिपेंडेंट थे, एंड ऑफन क्यूटन फ्रॉम द वेदास, और ये वेदास की जो रूल थे, यानी कि वेदास में जो कहा गया है, जो नियम थे, इनको फॉलो करते थे। इसके अलावा पुराण, इसके अलावा भगवत गीता और पतंजलि जो लिखी गई थी, और इसके अलावा मनुस्मृति में जो किए गए कर्म थे या कार्य थे, जो रूल रेगुलेशन थे, वो इनको ही मानते थे। और इसके बेसिस पर भारत के इतिहास को जानना कहीं ना कहीं अलबुर्नी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि अल बुरनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी कि अल बुरनी कास्ट सिस्टम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये क्वेश्चन होता है आपका फिर एक बार फिर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कास्ट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है अल बुरनी किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर वन, अल-बुरनी ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय कंपेयरिंग इट विद अदर सोसाइटी, यानी कि इन्होंने क्या करा, अदर सोसाइटी के साथ कंपैरिजन कर कास्ट सिस्टम को समझने की कोशिश करी। दूसरा वो बताते हैं कि द एंशिएंट पर्शिया, जिस तरीके का एंशिएंट पर्शिया, देयर वर द फोर सोशल कैटेगरीज, क्योंकि ये पर्शिया से, मध्य एशिया से आए थे, तो इनको लगा कि जिस तरीके से पर्शिया के अंदर फोर कैटेगरीज थी सोशल, उसकी जैसे नंबर वन पे हम देखते हैं कि नाइट्स हुआ करते जिसे प्रिंस भी कहा जाता था, दूसरे थे मॉन्क्स, और तीसरा था फाइव प्रीस्ट, और चौथा जो थे वो थे आपके लॉयर्स, फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट। तो जिस तरीके से ये एंशियंट एंशियंट पर्शिया के अंदर देखते हैं कि भाई यहाँ पे भी चार प्रकार के सोशल कैटेगरीज थी, उसी तरीके से he tried to understand that social division were not unique in India। वो कहते हैं कि भारत में ये जो सोशल डिवीजन था, एक तरफ ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर सबसे लास्ट में शूद्र, तो ये कोई अपना में अनोखा या अलग नहीं था। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था
का ताना बाना हम पर्शिया, एंशियंट पर्शिया में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ही पॉइंटेड आउट दैट विद इन इस्लाम ऑल मैन वर कंसिडर्ड इक्वल, यानी कि इस्लाम में क्या कहा गया है कि जिस तरीके से हर व्यक्ति समान है, डिफरेंट वाज बेस्ड ऑन ओनली द ऑब्जर्व ऑफ द पीटी, यानी कि उनकी दशा के बारे में बताते हैं कि जिस तरीके से इस्लाम में सभी मैन और वुमेन इक्वल है, उसी तरीके से यहाँ पर भी यानी कि भारत में भी इनको इक्वल बताया जाता है। डिस्क्राइब अबाउट द फोर वर्णास, वो चार वर्णों के बारे में बताते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। नेक्स्ट, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मणिकल नोशन ऑफ पॉल्यूशन, उन्होंने सिर्फ इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि जब भाई समाज के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा था वो सिर्फ इसका रीजन ब्राह्मण थे, वो इस चीज को डिनाई करते हैं। आगे वो बताते हैं कि एवरीथिंग which was fall into the state's impurity strive and succeed in the regaining its original कंडीशन ऑफ प्योरिटी। ये बताते हैं कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति पॉल्यूटेड हो जाता है तो वो फिर से अपने आप को ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए कोशिश करता है और उसमें फाइनली सफल भी होता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं जैसे सन क्लीनेस द एयर, जैसे सन सूर्य हवा को पवित्र करता है, और जो सी है यानी कि सॉल्ट इन द सी प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम द बिकमिंग पॉल्यूटेड, और यानी कि जो समुद्र के पानी में नमक होता है वो जिस तरीके से वे पानी को प्रदूषित होने से बचाता है, इसी तरीके से ये समाज के बारे में भी कई सारी इम्प्योरिटीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि अलबरूनी के अनुसार द नोशन ऑफ पॉल्यूशन विच वाज इन इंस्ट्रिक्टेड कास्ट सिस्टम वाज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जो भी कास्ट सिस्टम के देखने को मिलता है वो नेचर के बिल्कुल खिलाफ था। ठीक है, अलबरूनी वो ये भी बताते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स फैमिलियर एंड नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट एंड लेट डाउन द रूल्स गवर्निंग द सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्राह्मण्स, यानी कि अलबरूनी डिस्क्रिप्शन करते हैं कास्ट सिस्टम वाज डीपली इन्फ्लुएंस, यानी कि जो कास्ट सिस्टम था, जो जाति व्यवस्था थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा तरीके से गहराई हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे धर्म शास्त्रों के अंदर लिखा गया था, मनुस्मृति में जैसे वर्ण व्यवस्था के अंदर लिखा गया है कि भाई शूद्रों को इन तीनों की सेवा करने का राइट है, अधिकार है, तो उसी तरीके से वे मानती है, बहुत ही ज्यादा अपने आप में इन्फ्लुएंस थी डीपली। नेक्स्ट हम देखते हैं एक सेकंड कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, ट्रैवलर के बारे में, वो है इब्न बतूता, यानी कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है कास्ट सिस्टम से रिलेटेड ब्रूनी के बारे में पूछ लेता है, और इसके अलावा हम देखेंगे कास्ट सिस्टम के अलावा जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से अलबरूनी समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है हमारा इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इब्न बतूता क्या कहते हैं? इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को से आए थे, यानी कि मोरक्को कहाँ पर है? ये अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को। ठीक है ना। इब्न बतूता वाज एन अफ्रीकन ट्रैवलर हु केम फ्रॉम मोरक्को, ये कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे। और ही कंसीडर्ड दैट नॉलेज गेन थ्रू द ट्रैवल्स इज मोर इम्पोर्टेंट सोर्स देन बुक, यानी कि वो कहते हैं कि भी किताबों में जो सोर्स लिखे गए हैं उनसे कई ज्यादा बेहतर है कि उस स्थान पे जाके ट्रैवल किया जाए, और ये ट्रैवल के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। कौन? इब्न बतूता। अब ही लव्ड ट्रैवलिंग को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लव करते हैं, उनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। वेंट फॉर ऑफ प्लेसेस, वो दूर दूर स्थानों पर जाते हैं एक्सप्लोरिंग करने, न्यू वर्ल्ड्स को एंड पीपल को, नई दुनिया को समझने में और नए लोगों के कॉन्सेप्ट को समझने में इब्न बतूता ट्रैवलिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इब्न बतूता का है बिफोर हिज विजिट इंडिया, यानी कि इंडिया में आने से पहले ही हैड मेड पिलग्रिमेज टू मक्का, इन्होंने पिलग्रिमेज बनाई थी मक्का के अंदर। इसके अलावा ट्रैवल द एक्सटेंसिवली इन सीरिया, ये इसके अलावा सीरिया गए, इराक गए, इसके अलावा पर्शिया गए, यमन गए और ओमान गए, और यहाँ पे जाने के बाद ये वेस्ट ईस्ट अफ्रीका के रीजन में पहुंचे, और देन उसके बाद जाके ये कहीं इंडिया में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, इब्न बतूता विजिट इन इंडिया, किस तरीके से इब्न बतूता विजिट करते हैं इंडिया में। इब्न बतूता जो ट्रैवल करते हैं वो 1332 से 33 में करते हैं और रीच इन सिंध, और वो 1333 में कहाँ पे पहुंचते हैं? सिंध पहुंचते हैं। ही वॉज एबल टू गेट रेपुटेशन, यानी कि गिफ्ट, लाइक ये क्या कहते हैं? रेपुटेशन करते हैं, यानी कि गिफ्ट देते हैं, हॉर्स, कैमल, स्लेव्स एंड डेट, यानी कि खजूर, घोड़े, ऊंट और दास, ये गिफ्ट करते हैं किसको? सुल्तान को। उस समय दिल्ली सल्तनत का समय था, और दिल्ली सल्तनत में भी जो समय था वो था तुगलक डायनेस्टी का, और मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि MBT का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, और ये मोहम्मद बिन तुगलक को उनके दरबार में ये तमाम गिफ्ट प्रेजेंट करते हैं। सुल्तान का रिएक्शन क्या होता है इतने सारे गिफ्ट लेने के बाद? द सुल्तान वाज इम्प्रेस, वो इम्प्रेस हुए, प्रभावित हुए, खुश हुए
एंड बाय द स्कॉलरशिप ऑफ इब्न बतूता, जो इब्न बतूता ने इनको स्कॉलरशिप दी, जो गिफ्ट दिए, उनके बदले में वो अपॉइंटेड करते हैं उन्हें एक काजी के रूप में, जज ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का इनको काजी नियुक्त कर दिया जाता है और ये काजी के क्या बन जाते हैं, मतलब दिल्ली के जज बन जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं। ही रिमेन जज फॉर मेनी ईयर्स, ये लगभग कई सालों तक जज रहते हैं, यानी कि काजी का पद संभालते हैं। द सुल्तान अपॉइंटेड हिम एज एम्बेसडर ऑफ चाइना, इसके बाद सुल्तान इनको चाइना का एम्बेसडर बना देते हैं। ड्यूरिंग हिज जर्नी टू चाइना, चाइना की जर्नी के दौरान ही विजिटेड मालाबर, ये कहा जाता है मालाबर कोस्ट पर जाते हैं घूमते हुए। इसके अलावा मालदीव्स, मालदीव्स के अलावा बंगाल और असम, और असम से होते हुए सुमात्रा, यानी कि इंडोनेशिया की कैपिटल है सुमात्रा, तो ये इंडोनेशिया तक, सुमात्रा तक घूमने आते हैं, ट्रैवल करते हैं और जगह जगह पहुंचकर ये कई सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेहला। रेहला क्या है? रेहला एक बुक थी जो इब्न बतूता ने लिखी थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रेहला बुक के राइटर कौन थे। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि भाई अलबरूनी थे, इब्न बतूता थे, या फ्रांसिस बर्नियर थे, या कोई भी एक थर्ड पर्सन का नाम लेगा, कह देगा नन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना रेहला बुक के जो राइटर थे वो थे इब्न बतूता। तो इब्न बतूता बुक ट्रेवल कॉल्ड रेहला, इनको रेहला कहा जाता है। एंड रिटन इन अरेबिक, ये अरबी भाषा के अंदर लिखी गई थी। प्रोवाइड सोशल एंड कल्चरल लाइफ, ये क्या करती है, सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में कई सारे एविडेंसेस बताती है भारत के बारे में। ठीक है ना, 14वीं सेंचुरी में किस तरीके का भारतीय समाज था, किस तरीके का भारत का कल्चर था, रेहला ये कहीं ना कहीं भारतीय समाज को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ही केयरफुली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट न्यू कल्चर। तो इन्होंने क्या करा, एक नए कल्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने में, ऑब्जर्वेशन करने में मदद करी। पीपल को समझने में, बिलीफ एंड वैल्यूज, उनकी क्या क्या बिलीफ थे, विश्वास थे, और वो क्या मायने धराती थी, इन सब का वर्णन हमें इब्न बतूता की बुक रेहला में देखने को मिलता है। तो कभी कभी हम देखेंगे कि रेहला किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारतीय समाज को समझने में, यानी कि उस समय जो दिल्ली के अंदर सुल्तानों का समय था, दिल्ली सल्तनत का समय था, तुगलक वंश का समय था, उसको समझने में किस तरीके से हेल्प करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि द कोकोनट एंड पान। इब्न बतूता ने अपने लाइफ टाइम के अंदर अभी तक पान और कोकोनट से फैमिलियर नहीं थे, यानी कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इब्न बतूता स्ट्रेटेजीज तो रिप्रेजेंटेशन एज क्लियर इन द वे ऑफ विच ही डिस्क्राइब द कोकोनट एंड पान, टू काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस दैट वर कंप्लीटली अनफेमिलियर टू हिज ऑडियंस। वो अपनी ऑडियंस को अभी तक ये बता ही नहीं पाए थे कि पान क्या था और कोकोनट क्या था, इसके बारे में अभी तक, यानी कि भारत में आने से पहले वो इसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही भारत में आते हैं तो पान और कोकोनट के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हाँ, कोई एक ऐसा प्लांट भी होता है जो हमें क्या देता है, पान भी देता है और कोकोनट भी। अब वो कोकोनट के बारे में किस तरीके से डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्राइब द कोकोनट एज रिजेंबलिंग द मैन हेड। वो कहते हैं कि भाई ये जो नारियल था, कोकोनट था, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे इंसान का सर, हेड होता है। एंड आर इन दैट लुक्स लाइक टू आइज, ऐसा लगता है जैसे उसकी दो आंखें हो, अ माउथ एक मुंह हो, एंड इनसाइड इट, और इसके अंदर द ग्रीन लुक, जो अंदर का ग्रीन लुक है, लाइक द ब्रेन, वो कैसा लगता है, ब्रेन के समान लगता है वो। ठीक है, और अटैच इट टू आर द फाइबर्स दैट लाइक हेयर, और उसके बाहर जो फाइबर्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे बाल। तो इस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं कोकोनट का। नेक्स्ट हम देखेंगे ही डिस्क्राइब पान, यानी कि पान को वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट अबाउट द पान, बैटल वाज नॉट फ्रूट, यानी कि जो बैटल था उसका कोई फ्रूट नहीं था। ठीक है, इट इज ग्रोन ओनली फॉर सेक फॉर इट्स लीफ, इसको जो उगाया जाता था सिर्फ और सिर्फ इसकी लीव्स, पत्तियों के लिए उगाया जाता था, यानी कि इसमें कोई फल नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ इसकी पत्तियों के बेसिस पर ही पान को लगाया जाता था। तो ये दो डिस्क्रिप्शन देते हैं कोकोनट और पान को लेकर। यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो ध्यान रखना, दो ऐसी चीज थी जिसको इब्न बतूता अभी तक नहीं जानता था, एक थी कोकोनट और दूसरा था पान। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के अंदर इब्न बतूता क्या करता है, इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज, यानी कि इब्न बतूता इंडियन सिटीज के बारे में क्या देता है। इब्न बतूता फाउंड सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट फुल ऑफ existing opportunity for those who are able and have resources and skill, यानी कि वो बताते हैं कि सब कॉन्टिनेंट किससे भरा हुआ था, बहुत ज्यादा फुल ऑफ था, किससे, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज से। यानी कि यहाँ पे लोग जो थे वो अपने आप में सक्षम थे, कारगर थे, और इनके पास इतना इनफ रिसोर्स था और स्किल थी जिसके बेसिस पर यहाँ के लोग बहुत ज्यादा डेवलप थे, स्किलफुल थे या प्रोस्पेरस थे।
द सिटीज वर डेंसली पॉपुलेटेड एंड प्रॉस्पेरस, यानी कि यहाँ की जो जनसंख्या थी वो बहुत ही ज्यादा घनी आबादी थी, और यहाँ के जो लोग थे वो बहुत प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे थे। सिटीज वॉज डिस्टर्बेड ड्यूरिंग द वॉर्स इन्वेंशन, यानी कि जो सिटीज अगर थोड़ी वो डिस्टर्बेड होती थी वो वॉर लाइक कंडीशन में ही होती थी, जब इनके जब युद्ध जैसी संभावना होती थी। His account said that, वो उनका जो अकाउंट वो बताते कि street many cities crowded and bright and colorful markets were with full of many variety of goods, यानी कि ये वो ये भी बताते कि भाई यहाँ पे चमकदार मार्केट होती थी, कई भीड़ भाड़ वाली मार्केट होती थी, चमकदार मार्केट होती थी, और इस मार्केट के अंदर कई सारी चीजों से भरी हुई होती है, यानी कि वैरायटी ऑफ गुड्स देखने को मिलती है यहाँ की मार्केट में। यानी कि बात करें दिल्ली के बाजार की, दिल्ली के मार्केट की। ही डिस्क्राइब द दिल्ली एज अ वास्ट सिटी, वो बताते कि दिल्ली एक बड़ा ही शहर था, एंड ग्रेट पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या बहुत थी, और लार्जेस्ट इन इंडिया, और इस सिटियों में भारत का सबसे बड़ा शहर था दिल्ली। इसके अलावा वो बताते कि बाजार पर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी कि बाजार जो थे वो सिर्फ ना केवल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के लिए थे, बट ऑल्सो हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज। इसके अलावा यहाँ पे सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी। इस तरीके से वो बाजारों को भी एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा हम देखें कि मेनी बाजार हैड मॉस्क्यू, कई सारे बाजारों के अंदर मॉस्क्यू थे, यानी कि मस्जिद थी, और टेम्पल्स थे, विद प्लेसेस फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस बाय डांस एंड सिंगर्स। तो कई सारी पब्लिक प्लेसेस पे डांस भी देखने को मिलते, डांसर्स भी थे और सिंगर भी थे, गायक भी होता था यहाँ पे। इब्न बतूता नोटेड दैट द सिटीज ऑब्टेन इट्स वेल्थ फ्रॉम विलेज, यानी कि जो सिटीज अपनी वेल्थ को ऑब्टेन करती थी वो बेसिकली गांव से करती थी। इसके अलावा दिस वाज बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विद टू क्रॉप्स ऑफ अ ईयर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ गांव से क्यों लेके आती है, क्योंकि यहाँ पे साल के अंदर दो क्रॉप्स को ज्यादातर बोया जाता है, एक होता है राबी, दूसरा है खरीफ। तो राबी और खरीफ क्रॉप की वजह से एक बहुत बड़ा धन जो था गांव से शहरों के यानी कि राजा के प्रोडक्शन में जाता था, यहाँ से इनको एक इनकम जनरेट होती थी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ही सेज दैट देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल लाइक कॉटन, यानी कि भारत के उद्योगों, यानी कि भारत के जो प्रोडक्ट थे, खासकर बात करते हैं कॉटन की, कॉटन इंडस्ट्री की, यानी कि कॉटन के कपड़ों की, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा डिमांड थी। और इसके अलावा फाइन मुस्लिन, मुस्लिन के अलावा हम बात करेंगे ब्रॉडकैट एंड साटन, इनकी बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड डिमांड थी, जिसकी वजह से भारत एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाता था इंटरनेशनल ट्रेड में। ही फर्दर सेज, वो आगे ये भी बताते हैं कि सर्टेन द वैरायटी ऑफ फाइन मुस्लिन वर सो एक्सपेंसिव, जो फाइन मुस्लिन थी वो बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी, एंड दैट कुड बी वॉर्न ओनली बाय द नोबल्स एंड रिच ओनली, और इसको सिर्फ या तो नोबल लोग ही पहनते थे, या जो अमीर लोग होते थे बहुत ज्यादा, वही इसका फाइन मुस्लिन का यूज कर पाते थे, कंजप्शन कर पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, यूनिक सिस्टम इन कम्युनिकेशन। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही अपने आप में इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो हो सकता है आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट वाज द यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इब्न बतूता। तो इब्न बतूता किस तरीके से अपने हिसाब से बताते हैं कि यहाँ पे एक यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम था। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ट्रेड्स रूट वर वेल सप्लाइड, यानी कि यहाँ पे जितने भी ट्रेड रूट थे वो बहुत अच्छे से वेल सप्लाइड थे। यहाँ पे विद इन, यानी कि यहाँ पे सराय हुआ करते थे, और इसके अलावा गेस्ट हाउस हुआ करते थे, जिसकी वजह से एक लंबा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को वो मेंटेन कर पाते थे। नेक्स्ट वो बताते हैं इब्न बतूता कि वाज अमेज्ड बाय द एफिशिएंट ऑफ द पोस्टल सिस्टम, क्योंकि यहाँ का जो पोस्टल सिस्टम था बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। द पोस्टल सिस्टम वाज टू काइंड्स, जो पोस्टल सिस्टम था वो 2 प्रकार का था। ठीक है ना, एक था उलुक, जिसे उलुक बोला था, और उलुक जो होता था वो पोस्ट होता था हॉर्स पे, यानी कि घोड़े पर सवार होते थे, कोई भी मैसेज अगर राजा को या सुल्तान को देना पड़ता था तो वो क्या करते थे, उलुक को भेजता था। और उलुक हर पोस्टल रीजन पे, यानी कि जैसे एक पोस्ट होती थी, मतलब 10 किलोमीटर पर एक उल्लुक बैठा होता था, अगले 10 किलोमीटर पे और, तो इस तरीके से एक उल्लुक क्या करता था, दूसरे उल्लुक को क्या करता था, मैसेज ट्रांसफर करता था। और इसी के बारे में अपन बतूता था, बताते हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग क्या था, कम्युनिकेशन सिस्टम था यहाँ पर। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो था वो था दावा, यानी कि जो पहला था हम उसको में देखते हैं उलूक है, जो दूसरा है वो है दावा। दावा क्या था, फुट पोस्ट होता था, यानी कि लोग क्या करते थे, भागकर दौड़कर अपना मैसेज क्या करते थे, दूसरे पोस्ट तक पहुंचाने में मदद करते थे, जो एक यूनिक कम्युनिकेशन सिस्टम था भारत में उस समय।
नेक्स्ट हम देखेंगे दिस सिस्टम इनेबल मर्चेंट्स एंड टू सेंड इन्फॉर्मेशन। ये क्या करते थे, मर्चेंट को इन्फॉर्मेशन भेजते थे, रिमिट क्रेडिट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड डिस्पैच गुड्स रिक्वायर एट शॉर्ट नोटिस। और एक शॉर्ट नोटिस के रिक्वायरमेंट पर वो क्या करते थे, गुड्सों को भी क्या करते थे, डिस्पैच करने में मदद करते थे। जो बेसिकली क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती थी मर्चेंट्स को कि क्या क्या उनको लेना है, खरीदना है, किस तरीके से उनको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे जो होता है आपका इब्न बतूता का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात जो करते हैं वो है हमारा फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, बर्नियर क्या कहते हैं, यहाँ पे बर्नियर के बारे में बात करते हैं। बर्नियर जो थे अपने आप एक डॉक्टर थे और डिफरेंस अलग तरीके से। फ्रांसवा बर्नियर वाज अ फ्रेंच बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही फ्रेंच थे, एंड डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन। ही वाज पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, इसके अलावा वो एक हिस्टोरियन भी थे। तो कभी कभी आपसे पूछ रहे थे कि फ्रांसवा बर्नियर कहाँ से आते, तो ध्यान रखना भैया फ्रेंच के थे और बाय प्रोफाइल ये डॉक्टर थे, है नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ही केम टू द मुगल एम्पायर, वो मुगल एम्पायर में आए एंड सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कई सारी अपॉर्चुनिटीज की सर्चिंग में। ही लिव्ड इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स, और ये 12 वर्ष तक यानी कि 1656 से लेके 1668 तक ये भारत में रहे। ही वॉज ए फिजिशियन ऑफ प्रिंस दाराशिको, ये दाराशिको के कौन थे, फिजिशियन थे। ठीक है, और दाराशिको कौन था, ये शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट विद दानिश मंद खान, और ये दानिश मंद खान के साथ थे, और अर्मेनियन नोबल एट अ मुगल कोर्ट। और ये जो दानिश खान थे ये थे अर्मेनियन नोबल और मुगल कोर्ट में, और ये उनके साथ क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हैं मुगल कोर्ट के अंदर। बर्नियर क्या करते हैं, ट्रैवल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते हैं, रोट अकाउंट बेस्ड ऑन हिज ऑन ऑब्जर्वेशन, और जो जो वो ऑब्जर्वेशन करते हैं उनके बेसिस पर ये भारत के बारे में लिखते हैं। और ये कंपेयर करते हैं सोशल कंडीशन इन इंडिया विद द सिचुएशन ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप में जो सिचुएशन थी और भारत में जो सिचुएशन है उन दोनों का कंपैरेटिवली कंपैरिजन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। और वो क्या करते हैं, ही डेडिकेट हिज वर्क, वो अपना डेडिकेटेड वर्क लुई 14 को कहते हैं, जो किंग होते हैं फ्रांस के, यानी कि फ्रांस के किंग को लुई कहते हैं, जैसे कि आपने 9th में भी पढ़ा हुआ, लुई 15, लुई 16, लुई 14, यानी तो जो लुई इस तरीके से किंग होते थे। तो ये क्या कहते हैं, लुई 14 को अपना सारा का सारा वर्क जो होते हैं हैंड ओवर करते हैं, और his work were published in France 1670 एंड 71, और 1670 और 71 के अंदर इनका जितना भी काम था वो सारा का सारा पब्लिश होता है एंड ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। इसके अलावा ये इंग्लिश भाषा में, डच लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में और इटालियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट होता है, फ्रांस के अलावा, फ्रेंच के अलावा। लेटर हिज अकाउंट वाज रिप्रिंटेड नंबर ऑफ टाइम्स, और समय समय पर इनका जो वर्क था रिप्रिंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है आपका ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी कि किस तरीके से ट्रेवल एम्पायर करते हैं। बर्नियर ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर प्रोवाइड अ डिटेल्स ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल इंसाइट, यानी कि जो बर्नियर का डिटेल थी, स्टडी थी, वो क्या देती है, एक डिटेल ऑब्जर्वेशन देती है, साथ ही साथ एक क्रिटिकल इंसाइट भी देती है, यानी कि किस तरीके से वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, इंसाइट वो अपना आत्म विश्लेषण करते हो, एनालाइज करते हैं यूरोप से इंडिया का, और किस तरीके से भारत का क्रिटिकली एक्सप्लेनेशन भी करते हैं, यानी कि भारत में जो कमियां थी यूरोप के कंपैरिजन में वो उनको भी साथ साथ गिनवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर द मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप, वो कंटेम्प्रेरी यूरोप से मुगल इंडिया का कंपैरिजन करते हैं। इसके अलावा ही एम्फेसाइज द सुपीरियरिटी ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी, वो यूरोपियन सोसाइटी की सुपीरियरिटी को भी क्या करते हैं, बताते हैं, यानी कि थोपते हैं कि यूरोप जो था वो ज्यादा बेहतर था इंडिया के मुकाबले में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑन द सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया, भारत की सोशल कंडीशन पे किस तरीके का डिस्क्रिप्शन करते हैं। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन बनता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, कभी कभी नहीं बहुत बार एग्जाम में के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। बर्नियर डिस्क्राइब द इंडियन सोसाइटी एज कंसिस्टिंग द अंडरस्टैंडिंग द मासेस ऑफ वैरायटी रिच, वेरी रिच, वो कहते हैं कि भारत का जो वो समाज की व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई एक तरफ तो ऐसे लोग थे जो बहुत ही ज्यादा रिच थे और पावरफुल थे और रूलिंग क्लास थी, एक तरफ ये बता दें कि वाइड गैप बिटवीन द पुअरेस्ट ऑफ पुअर एंड रिचेस्ट इन रीजन, के बहुत बड़ा फर्क था अमीर और अमीर में, गरीब और गरीब में। और ही सेज देयर इज नो मिडल स्टेट इन इंडिया, और वो कहते हैं कि भारत में तो कोई मिडिल स्टेट यानी कि मिडल वर्ग था ही नहीं, यानी कि दो ही वर्ग थे, एक तरफ थे बहुत ज्यादा वेरी रिच और दूसरी तरफ जो थे वो थे वेरी पुअर, यानी कि बीच में कोई मिडिल क्लास थी ही नहीं। इस तरीके का सोशल एक्सप्लेनेशन देते हैं बर्नियर अपने डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं द क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप, यानी कि लैंड ओनरशिप पर क्वेश्चन क्या है।
यानी कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है? अकॉर्डिंग टू द बर्नियर, बर्नियर के हिसाब से वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द मुगल इंडिया एंड यूरोप, यानी कि मुगल इंडिया में और जो यूरोप में जो सबसे मुख्य अंतर देखा जाता है वो देखा जाता है लेक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे लेक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ही नहीं, यानी कि कमी थी। यानी कि इंडिया के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मालिक था, वो था मुगल एम्परर। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनर नहीं था। वही वो बताते हैं अगला, नेक्स्ट, ही हैड फर्म बिलीफ इन वर्च्यू ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा क्या करते थे, बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज हार्मफुल फॉर बोथ स्टेट एंड इट्स पीपल, यानी कि जो क्राउन ओनरशिप थी वो क्या थी, बहुत हार्मफुल, नुकसानदायक थी, ना केवल सिर्फ मुगल राजा के लिए बल्कि वहां की जो जनता थी, जो लोग थे, उनके लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक थी। ही थॉट, वो सोचते हैं दैट द मुगल एम्परर ऑन ऑल लैंड, यानी कि जो मुगल एम्परर था उसकी वो सारी जमीन थी, एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स अमंग इट्स नोबल, और ये क्या कहता है, अपने नोबल के बीच में ये सारी की सारी जो जमीन थी वो बांट देता था। और ही आर्ग्यूड दैट द लैंड अंडर द क्राउन ओनरशिप कुड नॉट बी पास टू द देयर चिल्ड्रन, वो ये भी बताते हैं कि जो भी क्राउन लैंड ओनरशिप थी वो सीधे के सीधे इनके जो चिल्ड्रन होते थे उनके पास नहीं थ्रो होती थी। सो दे वर अवर्स टू एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, एंड सस्टेन्स एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन को। द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रिवेंटेड टू द एमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ प्रोवाइडिंग लैंड ओनरशिप, इट वॉज वेस्टर्न यूरोप मेंटेन द इम्प्रूव ऑफ लैंड, यानी कि जो यूरोपियन, हम बात करते हैं वेस्टर्न यूरोप की, वो इस तरीके की सोसाइटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि जो लैंड ओनरशिप के साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंट देते हैं, जबकि भारत में अल ब्रूनी बताते हैं ये पूरी तरीके से गायब थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, इट हैड ruined द एग्रीकल्चर, इन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से बर्बाद किया, ऑप्रेस किया पीसेंट को, किसानों को दबाया, एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल सेक्शन इन द सोसाइटी डिक्लाइन एक्सेप्ट द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, यानी कि जो रूलिंग एरिस्टोक्रेसी थी उसके अलावा सभी के सभी भारत के अंदर जो सोसाइटी थी और जो सेक्शन थे वो सभी के सभी क्या होते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं। तो इस तरीके से लैंड ओनरशिप के बारे में वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि इब्न सॉरी बर्नियर किस तरीके से लैंड ओनरशिप के क्वेश्चन को देखते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं और भारत की व्यवस्था को वो थोड़ा कमजोर बताते हैं, बेकार बताते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई मुद्दा था ही नहीं, सारी लैंड का ऑनर जो था वो था सिर्फ और सिर्फ मुगल राजा, किंग हुआ करता था, और किंग अपने नोबल में इसको बांट कर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता था, और बाहर की जो क्लास होती थी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट होती थी, वो सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑन द मुगल एम्परर एंड इट्स सब्जेक्ट, तो मुगल एम्परर किस तरीके से अपने सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्शन करते हैं उसके बारे में बताते हैं। बर्नियर बर्नियर कहता है कि मुगल एम्परर एज द किंग ऑफ बैगर्स एंड बारबेरियन, वो कहते हैं कि भाई जो मुगल एम्परर था वो किंग था किसका, बैगर्स का, भिखारियों को, और बारबेरियन यानी कि बर्बरों का राजा था। एट सिटीज, उसका जो शहर था और जो टाउन्स थे वो ruined कंटेमिनेटेड विद इल एयर, यानी कि बुरी एयर की वजह से यहाँ का जो टाउन था वो बर्बाद हो गया था, फील्ड बर्बाद हुए थे, एंड ओवर स्पीड ऑफ बसेस एंड फुल ऑफ पेडेस्ट्रियल मैरिजेस, और इस तरीके से ये बर्बाद हुए थे। नेक्स्ट वो बताते हैं कि वो ही एट्रीब्यूट ऑल दीज प्रॉब्लम्स टू द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी कि ये जो जितना भी समाज में बुराई का साधन हो रहा है, यानी कि फील्ड अकॉर्डिंग पीजेंट की हालत खराब है, यहाँ के जो लोग हैं वो डेवलप नहीं हो रहे, ये क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंड ओनरशिप ऑफ लैंड, इसकी वजह से। बर्नियर वो ये भी बताता है कि दैट देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड, नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड और प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड का मुद्दा था ही नहीं, ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जिसकी वजह से वो डिस्क्रिप्शन करते हैं मुगल एम्पायर। नेक्स्ट वो ये भी बताते हैं कि बट नन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शो दैट द स्टेट वाज सोल ओनर ऑफ लैंड, यानी कि यहाँ पे इनका क्रिटिसाइज एक तरीके से करते हैं कि भाई जो मुगल डॉक्यूमेंट है, मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये बताते ही नहीं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो क्राउन लैंड ओनरशिप का मुद्दा है वो यहाँ पे कहीं भी रिटर्न डॉक्यूमेंट में नहीं मिलता, जैसा कि अल ब्रूनी अपने लेखन में, अपने डिस्क्रिप्शन में भारत के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल क्रॉनिकल ऑफ अकबर्स रेन अबुल फजल, यानी कि अकबर के जो कवि थे अबुल फजल, यानी पॉइंट थे,
है नहीं, एंड मुगल एम्परर रिकलेक्टेड ओनली द रिम्यूनरेशन फ्रॉम द पीपल फॉर द प्रोटेक्शन गिवन बाय द स्टेट एंड नो रेंट वाज कलेक्टेड। अब अबुल फजल का जो लिखा हुआ है, जिसमें अबुल फजल ने लिखी एक बुक जिसका नाम था आईन अकबरी या अकबरनामा, तो अकबरनामा आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अकबरनामा क्या थी। तो अकबर नामा में ये एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि जो मुगल एम्परर थे वो सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते लैंड ओनरशिप थी। वो कहते हैं कि भाई वो जो रिम्यूनरेशन की जो टैक्स वसूल करते थे ना, वो सिर्फ लोगों से एक प्रोटेक्शन का टैक्स वसूल करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं, और ना ही किसी प्रकार का कोई किराया यहाँ के लोगों से वसूला जाता था। और एक तरीके से हम देखेंगे ये बर्नियर ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है भारत का, उसका वो क्रिटिसाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, Bernier regarded the numeration land revenue since it was very high sometime। ये कहते हैं कि कई बार ऐसा था कि लैंड रेवेन्यू इतना ज्यादा होता था कि बहुत ही ज्यादा, कि लोगों को पे कर पाना बहुत मुश्किल होता था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपका द आइडियाज ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। ये जो इनके जो आइडिया है ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का, वो क्या है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बर्नियर डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस वेस्टर्न थ्योरिटीज, यानी कि जो वेस्टर्न थ्योरिटीज है इसके बेसिस पर ये बेस्ड था लैंड ओनरशिप फ्रॉम द 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, जो 18th सेंचुरी में था। For instance, the French philosopher Henry Montesquieu and Bernier account the development of the idea orient despotism, यानी कि जो उस समय के स्कॉलर्स थे, हमने बात सुनी होगी लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। ये लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जो कि इस समय के फिलोसोफर थे बहुत बड़े। ठीक है, तो ये भी क्या मानते हैं, इस तरीके के आइडियाज को मानते हैं जो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म था। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, इस आइडिया के हिसाब से इन एशिया में जिसे ओरिएंट या एशिया कहा गया है या ईस्ट एशिया कहा है, द किंग एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी। जो यहाँ के राजा थे वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी को एंजॉय करते थे ओवर हिज सब्जेक्ट एंड ऑन ऑल लैंड, और पूरी की पूरी जमीन उनके कंट्रोल में होती थी, इसलिए वो उसको ओरिएंटलिस्ट डेस्पोटिज्म का नाम देते हैं। देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इस समय कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। ऑल पीपल एक्सेप्ट किंग नोबल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, यानी कि यहाँ पर राजा और नोबल के अलावा हर व्यक्ति जीवन को जीने के लिए संघर्ष और संघर्ष ही करता था। ऐसा डिस्क्रिप्शन देते हैं कौन, बर्नियर इंडिया के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि भारत का जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन था वो क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था। अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट वो थे, है नहीं, फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। इन्होंने साम्यवादी थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो थे इन्होंने डेवलप किया था आइडिया ऑफ ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, यानी कि जो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का आइडिया वो इन्होंने ही डेवलप किया था एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन पर। जो कार्ल मार्क्स है वो ऑब्जर्व करते हैं दैट बिफोर कॉलोनाइजेशन सरप्लस रिप्रोडक्शन वाज अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट, यानी कि सरप्लस का जो स्टेट के पास राइट था वो बहुत था, इनफ था, काफी था, अप्रोप्रिएट था। अब सरप्लस क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन क्या होता है, देखो सरप्लस का मतलब होता है जब कोई स्टेट प्रोडक्शन करता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। लेट सपोज दैट अगर किसी राजा की मान लेते हैं कि कोई किंग है, उस किंग के पास 10,000 केजी का प्रोडक्शन होता है और उसकी पॉपुलेशन को सर्वाइविंग करने के लिए 6,000 केजी प्रोडक्शन इनफ है। बचा जो 4,000 केजी का प्रोडक्शन, वो उसको क्या करेंगे, वो उसको बेच देंगे ट्रेड एंड कॉमर्स में। दिस इज कॉल्ड सरप्लस, इसको सरप्लस बोलते हैं। वो कहते हैं कि सरप्लस का प्रोडक्शन इतना काफी था, जिसकी वजह से वो मोड ऑफ एसिडिक प्रोडक्शन को देख सकते हैं। This led to the emergence of society that was the composed a large number of autonomous, यानी कि कम बड़ी संख्या में autonomous थे and egalitarian village communities। तो ये इतने थे कि यहाँ का जो प्रोडक्शन था इनफ था, और द इंपीरियल कोर्ट रिस्पेक्ट दिस विलेजेस, और कहते हैं कि जो इंपीरियल कोर्ट थे वो इस गांव के लोगों को क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे एज लॉन्ग एज फ्लो ऑफ सरप्लस, यानी कि जितना उनको सरप्लस मिलता था उतना उनका रिस्पेक्ट होती थी, वॉज कंटिन्यूड, यानी कि जब तक ये सरप्लस प्रोवाइड करते थे विलेज, किसको, किंग को, राजा को, स्टेट को, तब तक इनको अच्छे से रिस्पेक्ट किया जाता था। एंड कार्ल मार्क्स रिगार्डेड एज द स्टेगनेट सिस्टम, और वो क्या कहते हैं, एक स्टेगनेट सिस्टम को भी रिगार्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। हम देखेंगे यहाँ पे एक सोशल जो रियलिटी वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। बर्नियर बताते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में ओकेशनली हिंट अ मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी।
आर्टिशन हैड नो इंसेंटिव्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर मैन्युफैक्चर, यानी कि जितने भी आर्टिसन होते थे उनके पास इतना इंसेंटिव नहीं होता था कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा निखार सके। तो वो एक तरीके से वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन बताते हैं सोशल रियलिटी के बारे में। दूसरा बताता है कि ऑल प्रॉफिट्स वर अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट, के जितने भी प्रॉफिट थे वो अप्रोप्रिएट थे स्टेट के लिए। मैन्युफैक्चर वर एवरीवेयर डिक्लाइनिंग, यानी कि हर तरफ जहां भी मैन्युफैक्चर थे वो डिक्लाइन होते जा रहे थे। एट द सेम टाइम, और उसी समय, एग्रीड दैट द वास्ट क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड्स प्रीसियस मेटल फ्लो इनटू इंडिया, यानी कि बड़ी संख्या के अंदर भारत में कई सारा मेटल आ रहा था। और मेटल आ क्यों रहा है भारत में? भारत में मेटल आने का जो कारण था वो था मैन्युफैक्चर वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ये जो गोल्ड और सिल्वर आता है इसके बदले में वो मैन्युफैक्चर इनको ट्रांसपोर्ट करते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते मेटल्स। इसके अलावा हम देखेंगे ही ऑल्सो मेंशन दैट देयर एक्सिस्टेंस प्रोस्पेरस मर्चेंट इन कम्युनिटी इंगेजिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। वो कहते हैं कि यहाँ के जो प्रोस्पेरस मर्चेंट थे, जो एक अच्छी स्थिति में व्यापारी थे, जो व्यापारी कम्युनिटी थी, वो इंगेज थे एक लंबे ट्रेड में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में। ठीक है, और एक तरीके से वो कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे मुगल सिटीज के अंदर क्या क्या कंडीशन रही। तो हम देखेंगे 17वीं सेंचुरी के अंदर 15% जो पॉपुलेशन थी वो टाउन के अंदर रहती थी। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे बर्नियर डिस्क्राइब करता है मुगल सिटीज जो थी वो कैंप सिटी थी, विच वर डिपेंडेंट अपॉन द इंपीरियल पैट्रोनेज, जो क्या थी इंपीरियल पैट्रोनेज पर डिपेंड करती थी। दूसरा बर्नियर बताते हैं कि देयर वर ऑल काइंड ऑफ टाउन्स, यहाँ पे कई सारे प्रकार के टाउन्स थे, हर प्रकार के टाउन्स थे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक टाउन होता था, ट्रेडिंग एक टाउन अलग होता था, पोर्ट एक अलग टाउन होता था, सेक्रेट सेंटर, पिलग्रिमेज टाउन जो थे वो अलग अलग थे। तो अलग अलग टाउन के बारे में बर्नियर एक्सप्लेन करते हैं मुगल सिटी की। नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ टाउन इंडिकेट, जो एग्जिस्टेंस है टाउन की वो इंडिकेट करते हैं प्रोस्पेरिटी ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट की प्रोस्पेरिटी पर, कम्युनिटीज पर, एंड प्रोफेशनल क्लासेस, यानी कि किस तरीके की प्रोफेशनल क्लासेस थी। मर्चेंट्स हैड अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी और किंगस्टाइज, यानी कि जो मर्चेंट होते थे उनकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी। वर ऑर्गेनाइज, अच्छे से ऑर्गेनाइज किए इनटू देयर कास्ट कम ऑक्यूपेशनल ग्रुप, उन्होंने अपने ही कास्ट ग्रुप के अंदर एक ऐसे ऑक्यूपेशनल ग्रुप को जनरेट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे इन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में ग्रुप वर कॉल्ड द महाजन, यानी कि जो वेस्टर्न इंडिया थी, हम बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात वाला रीजन हो गया, इवन थोड़ा महाराष्ट्र वाला जो रीजन है वहां पर इनको महाजनपद या सेठ कहा जाता था। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन अर्बन सेंटर्स, अर्बन सेंटर में लाइक जैसे अहमदाबाद, जैसे मैंने बताया गुजरात, और अहमदाबाद जो है गुजरात के अंदर ही है। एंड द चीफ मर्चेंट कम्युनिटी हु वाज कॉल्ड नगर सेठ, इसको नगर सेठ कहा जाता था। तो अहमदाबाद में ऐसे मर्चेंट क्लास को नगर सेठ कहा जाता था, कलेक्टिवली प्रेजेंटेड द महाजन, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता था महाजन को। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्बन प्रोफेशनल क्लासेस, यानी कि शहरों के अंदर कौन कौन सी प्रोफेशनल क्लास थी। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप, अर्बन ग्रुप इंक्लूड द प्रोफेशनल ग्रुप सच एज द फिजिशियन, यहाँ पे फिजिशियन थे जिसे हकीम या वैद कहा जाता था। जो उनके टीचर्स थे या तो वो पंडित हुआ करते थे या मुल्ला हुआ करते थे, काजी, है नहीं। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे अर्बन ग्रुप में वकील, लॉयर्स हुआ करते थे, पेंटर्स हुआ करते थे, आर्किटेक्ट हुआ करते थे, म्यूजिशियन या कैलीग्राफिस्ट। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे अर्बन ग्रुप में। वाइल सम डिपेंडेंट ऑन इंपीरियल पैट्रोनेज, जबकि कुछ इंपीरियल पैट्रोनेज पर भी डिपेंड करते थे। मैनी में ट्रेड देयर लिविंग्स, कई लोग क्या करते थे ट्रेड करते थे, देयर लिविंग सर्वाइविंग अदर पैट्रोनेज वाइल स्टिंग अदर सर्व ऑर्डिनरी पीपल, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों की सेवा करते थे। और सेवा किस लिए करें? अपनी सर्वाइविंग करने के लिए, यानी कि अपने आप को जीवन यापन करने के लिए दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी सर्विस कर रहे हैं। एंड क्राउडेड मार्केट एंड बाजार, यानी कि या तो वो क्राउडेड मार्केट में या बाजार में या दूसरी की लोगों की सेवा करके एक तरीके से प्रोफेशनल क्लास के बारे में बताते हैं। तो दो प्रोफेशनल क्लास के बारे में हम समझते हैं। एक तो हमने देखा कि अर्बन में कैसा हो रहा है, दूसरा हम देखेंगे ट्रेड, यानी कि जितने भी डिपेंडेंट इंपीरियल पैट्रोनेज है वो अलग अलग तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को सरवाइव करने में। तो कई बार तो ये मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, क्राउडेड एरिया में वर्क कर रहे हैं या किसी के साथ सेवा करके, किसी की सर्विस प्रोवाइड करके भी प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोफेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजेस ऑफ स्लेव्स, दासों का किस तरीके से इस्तेमाल करते थे, फ्रांसवा बर्नियर किस तरीके से इसके बारे में बताता है। स्लेव वर ओपनली सोल्ड, यानी कि जो स्लेव थे वहां पे मार्केट में खुले तौर पर बेचे जाते थे, यानी कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रोकाबंदी नहीं थी।
कॉमोडिटी स्लेव्स वर एक्सचेंज एज गिफ्ट, यानी कि कॉमोडिटी स्लेव्स भी गिफ्ट के रूप में दिए जाते थे। एग्जाम्पल फॉर अभी हमने देखा कि इब्न बतूता स्लेव्स भी मोहम्मद बिन तुगलक को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम को समझाता है। When इब्न बतूता रीच सिंध, जब इब्न बतूता सिंध पहुंचता है, ही परचेज हॉर्सेस, वो हॉर्सेस को खरीदता है, कैमल्स को खरीदता है, इसके अलावा स्लेव्स को खरीदता है और गिफ्ट करता है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को। देयर वॉज कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग स्लेव्स, तो स्लेव्स में भी कई सारे डिफरेंशिएट हमें देखने को मिलती है। सम फीमेल स्लेव्स होती थी जो जो सर्विस करती थी सुल्तान के, एंड वर एक्सपर्टेड इन म्यूजिक एंड डांस, और वो क्या करती थी, म्यूजिक और डांस में भी रोल प्ले करती थी। फीमेल फीमेल स्लेव जो होती थी वो ऑल्सो यूज कीप वॉच ऑन हिज नोबल, कई बार क्या करती थी, ये अपने नोबल पे वॉच करने के लिए सुल्तान इनका इस्तेमाल करता था, फीमेल स्लेव्स का। स्लेव्स वर यूज फॉर डोमेस्टिक लेबर, जो स्लेव्स थे उनको डोमेस्टिक लेबर में यूज किया जाता था। इब्न बतूता नोटेड दैट मैन एंड वुमेन स्लेव कैरिड, है नहीं, प्लैंक्विंस एंड डोला, यानी कि क्या करती थी, डोला उठाने में, यानी कि डोला मतलब जो आपने देखा होगा पहले के टाइम के अंदर, जो डोला उठाते थे कंधे पे रख के, चार लोग आके जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको ले आने में मदद करते थे, वो डोला के रूप में भी कहीं ना कहीं स्लेवों का इस्तेमाल किया जाता। द प्राइस ऑफ स्लेव्स पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर, यानी कि महिलाओं का बेसिकली घर के कामकाजों में इस्तेमाल किया जाता था, और इनका जो प्राइस था वो बहुत ही कम दिया जाता था एज ए कंपैरिजन टू द मैन, यानी कि मैन स्लेव के कंपैरिजन में फीमेल जो स्लेव होती थी उनके जो प्राइस होते थे वो बहुत ही कम हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सती ट्रेडिशन के बारे में किस तरीके से फ्रांसवा बर्नियर एक्सप्लेन करते हैं। बर्नियर जो है वो बताते हैं कि डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सती इन हिज अकाउंट, तो सती ट्रेडिशन के बारे में वो बताते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में। ही मेंशन दैट व्हाइल सम वुमेन सीम टू बी एम्ब्रेस डेथ चीयरफुली, यानी कि कुछ महिलाएं तो ऐसी थी जो सती ट्रेडिशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट करती थी, कि वहीं कुछ महिलाओं के साथ जबरदस्ती की जाती थी, उनको जबरदस्ती मजबूर किया जाता था सती होने पर। उसी का एक एग्जाम्पल देते हैं ये, जब वो नोटिस करते हैं अल्बरूनी, सॉरी अल्बुरिन कह रहा हूँ, फ्रांसवा बर्नियर, द चाइल्ड सार्टिन एंड द 12 years ओल्ड गर्ल यंग विडो सेक्रीफाइस, यानी कि एक 12 साल की लड़की को जबरदस्ती फोर्सफुली उसके ही रिलेटिव द्वारा सती कराया जाता है। ये देखकर फ्रांसवा बर्नियर हिल जाता है और कहता है कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था, सती ट्रेडिशन बहुत ही शेमफुल एक्ट है, और इस पर वो बहुत दुख व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वुमेन लेबर्स, यानी कि महिलाओं का भी एक तरीके से लेबरिंग के काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो वुमेन लेबर जो थी वो क्रूशियल थी एग्रीकल्चर में भी और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी। इसके अलावा महिलाओं का क्या रोल होता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। फ्रॉम वुमेन फ्रॉम मर्चेंट फैमिलीज पार्टिसिपेटेड इन कमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि जो भी फीमेल मर्चेंट क्लास से बिलोंग करती थी वो कहीं ना कहीं कमर्शियल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होती थी। Therefore, it seems unlikely the women were confined to private spaces for their homes. इसके अलावा वो घरों में भी प्राइवेट स्पेसेस में भी जगह रखती थी, तो महिलाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो महिलाओं की कंडीशन जो थी इस समय तक काफी बेहतर थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रैवलर्स हु रोड डिटेल्स डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग द इंडियन सोसाइटी सोशल कस्टम एंड रिलीजन प्रैक्टिसेस, तो भारत के बारे में कई सारे डिटेल अकाउंट्स लिखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीस्यूट रोबर्टो नोबिली, वो क्या करते हैं, ही ट्रांसलेटेड द इंडियन टैक्स यूरोपियन लैंग्वेज, तो इंडियन टैक्स को यूरोपियन टैक्स में या यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा, बारबोसा, बारबोसा क्या करते हैं, जो कि पोर्चुगीज ट्रेवलर थे। ही रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ट्रेड एंड सोसाइटी इन द साउथ इंडिया, वो साउथ इंडिया की, है नहीं, ट्रेड के बारे में और सोसाइटी के बारे में डिटेल में लिखते हैं। इसके अलावा जिन बैप्टिस्ट, जो कि क्या करते हैं, फेमस फ्रेंच जेवलर होते हैं, हु विजिटेड इंडिया 6 टाइम, जो भारत में कई बार विजिट करते हैं। ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया, भारत की जो इंडिया की ट्रेडिंग कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और वो लगातार भारत में 6 बार आते रहे ट्रेड के मकसद से। एंड कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान एंड ओटोमन एम्पायर, वो इंडिया का कंपैरिजन ईरान और ओटोमन एम्पायर से भी करते हैं। इटालियन डॉक्टर जिसका नाम था मिनीसी, ही रोट डिटेल अकाउंट द रिगार्डिंग द इंडियन सोशल कस्टम, ये इंडियन सोशल कस्टम के बारे में भी डिटेल में लिखते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, एंड सेटल इन इंडिया, और सेटल हो जाते हैं इंडिया में। इसके अलावा पैलसीरट जो विजिट करते हैं सब कॉन्टिनेंट इंडिया में 17th सेंचुरी में, ही शॉक्ड सी द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ऑफ द पीपल, और वो इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंदर भारत में गरीबी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब्दुल रजाक समरकंदी जो थे वो विजिट करते हैं इंडिया में 1440 में, और इंडिया लैंड ऑफ वंडर, यानी कि भारत को क्या कहते हैं,
लैंड ऑफ वंडर यानी कि अजूबों का देश या अजूबों का भारत। तो छोटा सा हम एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जहां से एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बन जाता है आपका एमसीक्यू से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो अल-ब्रूनी के बारे में बात करते हैं। नेम ऑफ ट्रैवलर, अल-ब्रूनी 11वीं सेंचुरी में भारत में आया, उज्बेकिस्तान से बिलोंग करता था और इन्होंने जो बुक लिखी थी वो अरेबिक भाषा में थी। उनकी किताब का नाम था किताब उल हिंद। और ये किसके समय में आए थे और द नेम ऑफ द रूलर ड्यूरिंग विजिट, और ये महमूद गजनवी जब भारत में अटैक करता है उस समय ये भारत में आए थे। और ये किस मैटर से रिलेट करती है, किस ये जो बुक लिखी थी इन्होंने रिलीजन पे बेस्ड थी, फिलोसफी पे, एस्ट्रोनॉमी पे, सोशल लाइफ और लॉ, मेट्रोलॉजी, मेडिसिन, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम एग्जैक्टा, इन सब पर बेस्ड ये कहानी थी। एमसीक्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। नेक्स्ट हम देखिए इब्न बतूता आते हैं। इब्न बतूता 17 से और 14 सेंचुरी के अंदर भारत में आते हैं, जो कि मोरक्को से आते हैं। इन्होंने भी जो बुक लिखी वो अरबिक में लिखी और इन्होंने जो बुक लिखी थी उनका नाम था रहला। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में आते हैं और उनकी जो अकाउंट था वो किस विषय पर लिखते हैं, वो लिखते हैं कोकोनट के बारे में, पान के बारे में, इसके अलावा इंडियन सीरीज के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रेड, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसा कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से उलुक यानी एक रोल प्ले करते थे कम्युनिकेशन सिस्टम में। इसके अलावा वो स्लेवरी पर भी डिस्क्रिप्शन करते हैं। लास्ट हम देखेंगे बर्नियर। बर्नियर जो थे वो 17 सेंचुरी के अंदर आते हैं, जो कि फ्रांस से आए थे, जो कि क्या थे इंग्लिश में एक बुक लिखते हैं अपनी, जिनका इनकी बुक का जो नाम था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। और वो शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आते हैं और ये किस पर डिस्क्रिप्शन करते हैं, ये लैंड ओनरशिप यानी कि ओनरशिप ऑफ लैंड और काइंड ऑफ टाउन्स और आर्टिशंस के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो यहां से एमसीक्यू में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। एक से दो क्वेश्चन यहां से बनता है, यानी कि अगर आपके एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 7 क्वेश्चन आते हैं, तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से आने का पूरा पूरा चांस रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है खत्म। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे हम करेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।